Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Ojas Shankar from HIS, and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 5th of June 2024. आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल रात को हमारे पास लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं। तो हम लोग उन लोकसभा रिजल्ट्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इंडिया के इलेक्शन सिस्टम पे डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा पार्लियामेंट पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा। एनडीए ने कितनी सीट जीती, यूपीए ने कितनी सीट जीती, इन सारी बातों पे डिस्कशन होगा। दूसरी चीज, दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने नॉन सिटीजन्स के लिए अपनी मिलिट्री को ओपन कर दिया है। जो नॉन सिटीजन्स है ऑस्ट्रेलिया के, फाइव आई अलायंस कंट्रीज के मेंबर्स है, वो भी अब वहां की मिलिट्री को सर्व कर सकते हैं। ये क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा है कि फिलीपींस में वोल्केनो इरप्टेशन हुआ है, उस पे बात होगी कि कहाँ पे हुआ है, क्या लोकेशन है उसकी। और चौथा, फिर से सेंसेक्स पे बात होगी, कल भी मैंने की थी, आज भी मैं करूंगा। ठीक है, तो चलिए, जो पहला आर्टिकल है हमारा, बीजेपी फॉल्स शॉर्ट, नीड्स अलायंस टू गवर्न। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2014 हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी को फर्स्ट टाइम पूर्ण बहुमत नहीं आया है। फर्स्ट टाइम वो जो मैजिकल मार्क है ऑफ 272 इसको क्रॉस नहीं कर पाए। 2014 में भी उन्होंने किया था, 2019 में भी उनके लीडरशिप में बीजेपी ने किया था। इस बार नहीं कर पाए। इस बार उनकी सीट्स 240 रह गई है, 32 लेस फ्रॉम द मेजोरिटी मार्क। ऑल्दो जो एनडीए अलायंस है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, एनडीए को ऑलमोस्ट 300 के अराउंड सीट्स हैं। 295 से 300 के बीच में कुछ सीट्स हैं। ये लोग इजिली जो मार्क है, मैजिकल मार्क है जिससे सरकार बनाई जा सकती है, वो मार्क क्रॉस कर रहे हैं। दैट मीन्स एनडीए की गवर्नमेंट तो सेंटर में बन रही है, मतलब कि आ गए फिर से मोदी जी ही। ठीक है, बट स्टिल 32 सीट्स की इनको यहाँ पे कमी हो गई। और सबसे बड़ी कमी कैसे हुई? उत्तर प्रदेश। यूपी में बीजेपी को शायद 32-34 सीट्स ही मिली, 32-34 सीट्स ही मिल पाई है बीजेपी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और उनको शायद 36 के अराउंड, कुछ 35-36 सीट्स कुछ यहाँ पे समाजवादी पार्टी को मिली है। और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक बन गया। इसी के चलते उनकी सीट्स कम हुई उत्तर प्रदेश में और ओवरऑल इंडिया में। वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी का परफॉर्मेंस कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। अकेले बीजेपी ने 240 सीट्स लाई है, जो पूरे के पूरे गठबंधन, जो पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक है, उनसे 6 सीट ज्यादा है। उनकी 234 सीट्स, जो इंडिया अलायंस है इनका, उससे 6 सीट ज्यादा है बीजेपी की। कांग्रेस की सिर्फ 99 सीट्स है और बीजेपी की 240 सीट्स है, विच इज अ ह्यूज ह्यूज मार्जिन। बट स्टिल मार्केट में या लोगों के बीच में बात ऐसी चल रही है कि बीजेपी जो है वो हार गई। और पता है आपको ये बात क्यों चल रही है, बीजेपी हार गई? क्योंकि बीजेपी में लोगों को एक एक्सपेक्टेशन नजर आती थी कि ये 400 पार जाने वाली पार्टी। क्योंकि बीजेपी से लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि 272 प्लस तो ये एनी टाइम ला रही है। क्योंकि बीजेपी ने अपना गोल सेट करके रखा था 370 सीटों। और इन सारी चीजों के चलते बीजेपी से एक ऐसी उम्मीद थी कि बीजेपी कम से कम 272 का आंकड़ा अकेले क्रॉस कर जाएगी। और इस आंकड़े को जब वो क्रॉस नहीं कर पाई ना, वो 240 पे रह गई, मात्र 32 सीट्स कम। उसके अलायंस ने ये सब फुलफिल किया, उसका अलायंस 300 पे है, 272 से 30 ऊपर। बट स्टिल उसको एक सेटबैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। लोग आपस में बात कर रहे हैं, या जो भी भाजपा के समर्थक है वो उतने खुश नहीं दिखेंगे आप। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है
उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी चीज। लोगों को जब उम्मीदें ज्यादा होती हैं उस हिसाब से थोड़ा कम रिजल्ट भी मिलता है, तो भी यही पेन होता है। जबकि कल एक इतिहास बना है, एक हिस्ट्री बनी है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया आफ्टर 1962 कोई भी गवर्नमेंट थर्ड टाइम रिपीट हुई, फर्स्ट टाइम। सबसे पहले ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के साथ हुआ था, और उसके बाद सीधे अभी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। बीच में कोई लगातार 3 टर्म्स तक नहीं रह पाया। अगर देखा जाए, कहने करने की बात है, क्योंकि देखिए हम लोगों को तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल एनालिसिस करनी है इस चीज की। तो 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब 2014 में कांग्रेस हारी अपने 2 टर्म कंप्लीट करने के बाद, तो वो 44 सीट्स पे सिमट गई थी। और यहाँ 2014 से 2024 तक मोदी गवर्नमेंट रही, जो फुल मेजोरिटी में रही, और अभी जब सीट्स कम भी हुई तो 240 है, मतलब इन लोगों से ऑलमोस्ट 196 सीट ज्यादा। बट यहाँ पे फिर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की हार है, ये है वो है। क्यों? एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। उम्मीदें ऐसी थी, उम्मीदें ऐसी थी कि भाई ये तो लाएंगे, इनको तो लाना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदों से थोड़ा कम परफॉर्मेंस है, बट सरकार भाजपा की और उसके घटक दलों की, मतलब एनडीए की बन रही है। इनमें सबसे बड़े टीडीपी और जेडीयू होंगे। एलाइज, देखिए यहाँ पे दिखाया है, बीजेपी की 63 सीट्स कम हुई है, टीडीपी की 13 बढ़ी, जेडीयू की 4 कम हुई है, एलजेपी आरबी की 1 कम हुई है। ऑल्दो ये न्यूज़ गलत है, क्योंकि एलजेपी रामविलास सबसे पहले अभी ही पार्टी बनी है, पहले एलजेपी पार्टी, जिस पार्टी को तोड़ दिया गया, और वहां पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास दो पार्टी बनी। तो ये पहला ही चुनाव था इनका, तो यहाँ घटने की कोई बात नहीं है। दूसरा, यहाँ जेडीएस है, उसको 1 सीट ज्यादा मिली है, कांग्रेस को 47 सीट ज्यादा मिली है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये रिवाइवल ऑफ कांग्रेस है। कांग्रेस यहाँ पे रिवाइव होती हुई नजर आ, और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है फॉर ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन। समाजवादी पार्टी का 32 सीट्स इंक्रीज हुआ है, तृणमूल कांग्रेस के 7 सीट इंक्रीज हुए हैं, और लेफ्ट का 3 सीट इंक्रीज एज कम्पेयर टू 2019। ये है कंडीशन। ओके। अब इस पार्टी में अभी यहाँ पे यही सारी बातों पर डिस्कशन चल रहा है, लोग मीम्स बना रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के चीफ मिनिस्टर, वो उनका अगला स्टेप क्या होगा, टीडीपी का अगला स्टेप क्या होगा। ऑल्दो आई थिंक कि एनडीए गठबंधन की सरकार है, और एनडीए गठबंधन की ही सरकार रहेगी। बट ये कोalition गवर्नमेंट है, जिसको आम भाषा में लोग खिचड़ी सरकार भी कहते हैं। और ये जो मिली जुली सरकार होती है ना, ये थोड़ी सी वीक होती है, थोड़ी सी कमजोर होती है। क्यों कमजोर होती है? क्योंकि एक पार्टी के पास जब पूर्ण बहुमत नहीं है, तो उसका डिसीजन लेने का की कैपेसिटी बढ़ नहीं, मतलब उतनी ज्यादा नहीं होती, उतनी बड़ी हुई कैपेसिटी नहीं होती। जैसे मोदी जी ने 370 को रिमूव कर दिया, उनको पता था कि वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फुल मेजोरिटी थी। अगर बाकी के एलाइज पार्टनर नहीं भी सपोर्ट करते तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं थी, ये आराम से पार करते। लेकिन अब क्या है, अब अगर ये कोई इस टाइप का स्टेप लेना चाहेंगे, इनके पास तो 240 ही है, 32 लोग कम है। इन 32 पे बाकी का खेल अब डिपेंड करेगा। इसलिए ये मिली जुली सरकार जो है, वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा वीक जरूर कर देती है। और ये मिली जुली सरकार जो है, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। कैसे कॉम्प्रोमाइजेस? पोर्टफोलियो के कॉम्प्रोमाइजेस, कि कौन सी पार्टी को कौन सा आप ये दोगे, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री दोगे। अब फॉर एग्जांपल टीडीपी के पास अच्छे खासे एमपीज हैं,
वो कहेगी कि ठीक है भाई, हमें 2 से 3 मंत्रालय चाहिए, कैबिनेट में हमें 2-3 पोस्ट चाहिए। नीतीश कुमार कहेंगे कि हमें 2-3 चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी कहेगी कि हमें भी कम से कम दो दो। शिवसेना सिंधे गुट कहेगा कि हमें भी 1-2 चाहिए। तो इन सारी चीजों का एक प्रभाव पड़ेगा। अब लोग, पहले क्या था, पहले मोदी जी अपनी मर्जी से देते थे। अब वो लोग कहेंगे कि अब हमें हमारी मर्जी का चाहिए। बार्गेनिंग पावर जो है रीजनल पार्टीज का बढ़ जाता है। जो रीजनल पार्टीज है वो अब सेंटर में जब जाती हैं तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जाती हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग इन अ कोएलिशन गवर्नमेंट। फर्स्ट टाइम मोदी जी भी कोएलिशन गवर्नमेंट चलाएंगे। देखते हैं इनका क्या कंडीशन होता है, किस तरीके से चलाई जाती है, कि इनको क्या मंत्रालय मिलता है। जब ये मिनिस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस चीज पे फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इलेक्शंस में। तो इलेक्शंस भारत में बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्शन, एक्सेस ऑफ इलेक्शंस होता है इंडिया में। सबसे पहले लोकसभा इलेक्शंस, जिसमें डायरेक्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं। दूसरा जो है वो होता है विधानसभा इलेक्शंस, मतलब जहाँ पे एमएलए इलेक्ट होते हैं और वो स्टेट की गवर्नमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल ही उड़ीसा में स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ है और वहां पे बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली। उड़ीसा में बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिली है, वहां पे बीजेपी का फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। श्री नवीन पटनायक जी उड़ीसा हार गए हैं। ठीक है, तो एक हो गया स्टेट इलेक्शन, एक हो गया लोकसभा इलेक्शन। उसके बाद होता है लोकल बॉडीज का इलेक्शन। लोकल बॉडीज में एक अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन अलग होता है, पंचायत का इलेक्शन अलग होता है। ठीक है, ये इलेक्शन हो गया। उसके बाद होता है एमएलसीज का इलेक्शन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का इलेक्शन, जहाँ पे कहीं पे ग्रेजुएट्स देते हैं, कहीं पे एमएलए इलेक्ट करते हैं, कहीं पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर इलेक्ट करते हैं। ये एमएलए का इलेक्शन हो गया। एमएलसीज का इलेक्शन हो गया। ठीक है, जहाँ पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे भी ये लोग हैं, क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे एमएलसी का इलेक्शन होता है। फिर इलेक्शन आता है हमारे यहाँ पे राज्यसभा का। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? जो इलेक्टेड एमएलए है वो इलेक्ट करते हैं एमपीज को अपर हाउस में जाने के लिए। ये लोग बनते हैं राज्यसभा एमपीज। और कौन सा इलेक्शन होता है इंडिया में? और इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो क्या होता है इसमें? जो भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ओनली, मतलब राज्यसभा के नॉमिनेटेड नहीं, ये लोग जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। एमएलसी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। ये हो गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ये कहाँ पे होता है? ये होता है विद इन द पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ये सारे इलेक्शंस इंडिया में होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे इलेक्शंस तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे इलेक्शन, तो जैसे बिहार में एक पैक्स का इलेक्शन होता है। अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स का अपना अलग अलग इलेक्शन है, बट ये जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस। सारे, बहुत सारे इलेक्शंस का तरीका अलग अलग है। ओके, तो हम लोग कभी हुआ तो उस पर डिस्कशन करेंगे। अब अभी क्या होगा कि एनडीए लेड गवर्नमेंट जो है वो 272 का आंकड़ा पार कर चुकी है, ऑलमोस्ट 300 के आसपास है। ये लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनके साथ आएगी। ठीक है, अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगह के एमपीस को अपने पास रख सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी ऐसा पर्सन मिनिस्टर बन सकता है जो पर्सन लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर ना हो, बट 6 मंथ्स में उनको अपनी मेंबरशिप लेनी होगी दोनों में से किसी एक हाउस।
ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज, प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, वो भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा होते हैं। जो अभी हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा हैं। और वो एग्जीक्यूटिव हेड है या ऑनरी हेड है, आप इसके बारे में मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि ऑल द डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किन के नाम पे लिया जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, बाकी आप लोगों ने और सारी न्यूज़ तो देखी होगी इलेक्शन पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि दूसरा आर्टिकल है कि शॉर्ट ऑन ट्रूप्स, ऑस्ट्रेलिया ओपन्स मिलिट्री टू नॉन सिटीजन रेसिडेंट्स फ्रॉम फाइव आइज। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो किसी और देश के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, यहाँ एकदम ऐसे पड़ा हुआ है। इसको कॉन्टिनेंट भी कंसिडर किया जाता है। इसने क्या किया है, इसने ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि भाई अब हमारे यहाँ पे जो है ना, पॉपुलेशन बहुत कम है, आबादी बहुत कम हो चुकी है। इसलिए वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस ने कहा है कि लूजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड अलाउ परमानेंट रेसिडेंट हु हैव बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 12 months, कि जो वैसे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं पिछले 12 महीनों से, वो भी मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं। सिटीजन्स फ्रॉम ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो एक फाइव आई अलायंस का नाम आपने पहले भी कभी अगर सुना हो तो मुझे बताइएगा, वैसे थोड़ी देर में मैं बताऊंगा ही। ये जो फाइव आई अलायंस है, इसके मेंबर्स भी वहाँ की मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन सिर्फ 26 मिलियन, ओनली 26 मिलियन। और वहाँ की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, उसको गार्ड करने के लिए पहली बार उन लोगों ने अभी अपना बजट बढ़ाया है, और पहली बार अदर नॉन सिटीजन रेसिडेंट्स को भी वहाँ के मेंबर्स बनने के लिए, वहाँ के मिलिट्री के मेंबर्स बनने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। अभी एट प्रेजेंट मोमेंट ऑस्ट्रेलिया में ओनली 90,000 पर्सनल्स जो मिलिट्री में है, अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, सिर्फ 90,000। समझ रहे हो, भारत में 25 लाख के ऊपर है मिलिट्री पैरा मिलिट्री मिला के। क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी वैसी है, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है, नीचे में श्रीलंका है, बगल में बांग्लादेश। कब कहाँ से इलीगल में माइग्रेशन होगा, कब कहाँ से मिलिटेंसी होती है, पता भी नहीं चलता। और ये भी एक रीजन है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जब होती है तो वो बड़े डिसीजंस ले पाती है। खैर, हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस तरीके से अपना करना चाह रहा है। तो क्या कोई भी यूके यूएस उठ के जाकर ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ज्वाइन कर सकता है? नहीं। जो लोग इन सारी कंट्रीज के हैं और पिछले 12 महीनों से ऑस्ट्रेलिया में रहे, वही लोग कर सकते हैं, नॉन सिटीजन रेसिडेंट्स। समझ रहे हो, जो वहाँ के रेसिडेंट हैं इन फाइव आई अलायंस कंट्रीज के। ओके, नाउ फाइव आइज पे बात करते हैं कि फाइव आइज क्या है। फाइव आइज एक अलायंस है जो स्पाइंग का काम करता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ये 5 देश है इसमें। और ये पांचों आंख की तरह देखते रहते हैं, इसलिए इसका नाम है फाइव आईज। ओके, इनका नाम याद रखना है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। इन सब की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सब मिलकर काम करती है। इस फाइव आई अलायंस का नाम लेके कनाडा ने भारत को एक्यूज किया था कि आप भारत में लोगों की किलिंग, भारत जो है वो कनाडा में लोगों की किलिंग्स करवा रहा है। यह एक्यूजेशन कनाडा ने इंडिया के ऊपर लगाया था, यही फाइव आई अलायंस का नाम लेके कि इन्हीं की रिपोर्ट है। और कभी वो रिपोर्ट शो करी नहीं, बस ऐसे ही कहने के लिए कहती। ठीक है, और ये एक गलत चीज थी। कनाडा का कहना है, इंडिया ने इसके ऊपर विरोध भी जताया है।
तो ये वही फाइव आइज है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। इसके मेंबर्स को क्या पता यूपीएससी पूछ दे, क्योंकि G20 के मेंबर्स को पूछा था यूपीएससी। ठीक है, 2020 के पेपर में आप देखिएगा G20 के मेंबर्स पूछे गए थे। तो फाइव आइज के मेंबर भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। ये हो गया हमारा फाइव आइज, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये पांच कंट्रीज हैं वहाँ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है कि हंड्रेड्स इन इमरजेंसी शेल्टर आफ्टर फिलीपींस वोल्केनो इरप्ट्स। 100 लोग जो हैं वो इमरजेंसी शेल्टर में उनको जाना पड़ा है, क्योंकि फिलीपींस में वोल्केनो इरप्टेशन हो गया है। क्या हुआ है भाई? 2800 लोगों को इमरजेंसी सेंटर पे ले जाया गया है, क्योंकि ट्यूसडे को, यानी कि कल, बीते हुए कल पे वोल्केनो इरप्ट हो गया है सेंट्रल फिलीपींस में। कहाँ पे हुआ है? माउंट कानालो, जो कि निग्रोज आइलैंड पे है। वहां पे एक्सप्लोड हुआ वोल्केनो 6 मिनट, 6 मिनट्स के लिए, मंडे को। और इसके चलते 5 किलोमीटर तक आकाश में, आसमान में पूरा एकदम रॉक, ऐसा गैसेस, ये सब रहा। और ये एक सीरियस सिचुएशन भी वहाँ के लिए बन सकती है, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ये काम किया गया है। ये है हमारा फिलीपींस। देखिए, फिलीपींस कहाँ पे सिचुएटेड है अगर कोई आपसे पूछे? साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन के बीच में। सुलू सी कहाँ पे सिचुएटेड है? फिलीपींस के पास। ये सब देखिए, अब जो भी जगह ऐसी न्यूज पे आती है तो आपको ये इनका लोकेशन याद रखना जरूरी होता है। और यहीं पे कहीं पे है आपका ये जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है, जिसका नाम है कानलोन माउंटेन, माउंट कानलोन। ओके, निग्रोज आइलैंड पे। अब कोई पूछ दे कि निग्रोज आइलैंड कहाँ पे, यूपीएससी में जैसे मैच द फॉलोइंग पेयर वाले क्वेश्चन में आता है कि निग्रोज आइलैंड कहाँ पे है? फिलीपींस। माउंट कनलॉन कहाँ पे है? फिलीपींस। ओके, ये आपको ध्यान पे रखना होगा। चलिए, तो मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, वो क्या है कि सेंसेक्स स्लाइड्स एज बीजेपी टू रिलाई ऑन एलाइज। सेंसेक्स, कल मैंने बताया था आपको कि एग्जिट पोल को देखते हुए सेंसेक्स ने अपना हाईएस्ट बूम टच किया है, जायज है ना? आज वही सेंसेक्स 2020 में, मार्च 2020 में जितने तेजी से गिरा था, 4300 पॉइंट्स, 5.7%, उतना ही नीचे चला गया है। क्यों? क्योंकि कोalition गवर्नमेंट कुड स्लो बीजेपीज इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा। जो कोalition गवर्नमेंट है वो बीजेपी के रिफॉर्म एजेंडा को, इकोनॉमिक रिफॉर्म के एजेंडा को स्लो कर देगी। ये देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसने बहुत सारे किए। अब उसका रिजल्टेंट कुछ में हमारे अकॉर्डिंग मिला, कुछ में लेट से मिला, अलग अलग चीजें ही, बट पार्टी ने एक हिम्मत दिखाई और एक रिफॉर्म लिया था, जैसे जीएसटी, जिसकी जरूरत थी। कांग्रेस ने ही ये बिल सबसे पहली बार लाया था, ऑल्दो उस समय पास नहीं हो पाया था। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन भी बीजेपी ने किया, इंटेंट बहुत अच्छा था, बट इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं हो पाया। बट उसका ही रिजल्ट है कि आज हम लोग एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी का फर्स्ट टाइम यूपीआई पेमेंट और ये सब उसी टाइम पे शुरू करने की कोशिश की थी। लोगों ने पहली बार उस समय, अपने बहुत सारे लोगों ने कार्ड का इस्तेमाल उसी टाइम पे इस्तेमाल शुरू करा था। ठीक है, और इन सारी चीजों के चलते क्या है ना कि ये जो अब कोalition गवर्नमेंट बनेगी, तो कोई भी बिल पास कराने के लिए चाहिए कितना? 272। अब बीजेपी के पास है 240। अब उनको 32 एमपीज की तरफ देखना पड़ेगा कि भाई आप हमारा सपोर्ट कीजिए, तभी हम ये कर पाएंगे। और ये चीज मार्केट को भी पता है। तो मार्केट कभी भी वहीं पे पैसे लगाना चाहती है, लोग वहीं पे पैसे लगाना चाहते हैं जहाँ पे रिटर्न अच्छा मिले, है ना? तो जब यहाँ पे रिफॉर्म्स उस तरीके से, बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं हो पाएंगे, उस तरीके से गवर्नमेंट अगर परफॉर्म नहीं कर पाएगी, इस चीज का डर है लोगों के मन में, और इसलिए लोगों ने पैसे अपने वापस खींचे यहाँ से।
पैसे यहाँ से वापस निकाले, और जब पैसे निकाले तो सेंसेक्स गिर गया। अब सेंसेक्स क्या है? 30 बड़ी कंपनियों का एक बास्केट है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ये एक इंडेक्स निकालते हैं ये लोग, सेंसेक्स। अब क्या आगे सेंसेक्स डाउन ही होते रहेगा, हमारी इकोनॉमी ढंग से नहीं चलेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमी हमारी आगे भी बहुत अच्छी चलने वाली है, ये बात मैं श्योर हूँ। बिकॉज कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अपने एक चीज से वो ना कभी पीछे नहीं हट सकती, वो है डेवलपमेंटल एजेंडा। उसका इंटेंट कभी ये नहीं हो सकता है कि देश को बर्बाद करे, क्योंकि अगर ये इंटेंट होगा ना तो वो पॉलिटिकल पार्टी तुरंत खत्म हो जाएगी। आपने एक 5 साल का टर्म पूरा किया, क्या क्या लगता है जनता को नजर नहीं आएगा? जनता को सब नजर आए, और लोग उसके बाद ना आपको वहां से नकार के हटा देंगे, एंड दैट इज द ट्रुथ। इसलिए इंटेंट तो अच्छा होता ही है, तो कभी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। बट अगर एक स्ट्रांग लीडरशिप रहा और सही तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया, बैलेंस आउट किया गया, तो फिर से हमारी इकोनॉमी बूम करेगी। हमारा जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूने का, वो भी हम लोग पूरा करेंगे, बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और विकसित भारत इन 2047 वो भी करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इतना सारा बात आज कोलिशन गवर्नमेंट और स्ट्रॉन्ग सेंटर पे क्यों की? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है कि कोलिशन गवर्नमेंट का क्या इफेक्ट होता है, रीजनल पार्टीज का क्या इफेक्ट होता है। तो अब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस बात पे बनी होगी। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो इस पे हम लोग कभी किसी दिन अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज का डिस्कशन इतना ही था। कल के न्यूज़पेपर के साथ कल फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।